हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगली वीडियो देखने जा रहे हैं, पार्ट 3। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, अर्धचालकों में चालन होता है आ एकल ध्रुवीय, ब द्विध्रुवीय, स त्रिध्रुवीय, द अध्रुवीय। कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज यूनिपोलर, बाइपोलर, ट्राइपोलर एंड नॉन पोलर। तो बच्चों, अर्धचालकों में जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण प्रवाहित होती है। इसीलिए अर्धचालकों में होने वाले चालन को द्विध्रुवीय या बाइपोलर चालन कहते हैं। जबकि अगर यही चालक होते तो चालकों में जो करंट है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के कारण प्रवाहित होता है, तो ऐसे चालन को हम एकल ध्रुवीय चालन कहते हैं। इसका रीज़न ये है बच्चों, ठीक है। तो अर्धचालकों में चालन होता है द्विध्रुवीय या बाइपोलर। उच्चतम भेदन क्षमता वाली तरंगें होती हैं अवरक्त तरंग, परावैंगनी, एक्सरे, गामा रे। वेव ऑफ द हाईएस्ट पेंट्रेशन पावर इज इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता वाली किरणें होती हैं गामा, और इनकी आवृत्ति भी, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है और इनकी भेदन क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है। π/4 कलांतर के तुल्य पथांतर होता है लैम्डा, λ/2, λ/4, λ/8। द पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू π/4 फेज डिफरेंस इज लैम्डा, λ/2, λ/4 और λ/8। बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि कलांतर बराबर 2π लैम्डा इंटू पथांतर, फेज डिफरेंस बराबर 2π लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। यहाँ कलांतर दे रखा है π/4, तो यहाँ रखेंगे π/4 बराबर 2π लैम्डा इंटू एक्स, पाई से पाई कैंसिल, तो x बराबर λ/8। तो इसका आंसर आएगा बच्चों डी और द। प्रश्न नंबर 4 है, एक धातु का कार्यफलन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किस ऊर्जा वाले आपतित प्रकार से दी गई धातु तल से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन विल टेक प्लेस फ्रॉम गिवन मेटल सरफेस। मतलब ये बोल रहा है कि ये कोई धातु की सतह है, ठीक है, और इसका कार्यफलन है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकलना है, तो कम से कम उसके पास 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होनी चाहिए, और यह ऊर्जा फोटोन के द्वारा इसको दी जाती है। अगर बच्चों इस फोटोन की ऊर्जा इस कार्यफलन से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होने के कारण वो बाहर नहीं निकलेगा, और अगर इसके बराबर या ज़्यादा होगी तो बाहर निकल जाएगा। तो कार्यफलन कितना है 1.4, और अगर हम इस पर 1.2, अगर हम इसे 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे बाहर निकलने के लिए कम से कम 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिएगी, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम 2.4 और 1.6 और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन डालेंगे तो ऐसी कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वर्क फंक्शन या कार्यफलन से ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु रिएक्टर में होने वाली न्यूक्लियर श्रृंखला अभिक्रिया के लिए पुनरुत्पादन गुणांक का मान होता है 1, 0.8, 1.2 और 2। द रिप्रोडक्शन फैक्टर ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज। तो बच्चों, अगर के का जो मान होता है
उसका मान अगर 1 होता है तो अभिक्रिया लगातार चलती रहती है और यही उसका आंसर है। लेकिन अगर के का मान 1 से कम हो जाएगा तो अभिक्रिया बंद हो जाएगी, और अगर के का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो अभिक्रिया विस्फोटक रूप धारण कर लेगी। अगला प्रश्न है, धातु तल से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस राशि के अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होती है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू विच क्वांटिटी। तो बच्चों, धातु की सतह में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी पर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ध्रुवण तल और कंपन तल को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, जब ध्रुवण की घटना होती है तो उसमें क्या होता है कि एक ये प्रकाश की किरण है और इसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत इस तरीके से विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं, एक इस तरीके से और दूसरे इस तरीके से। ठीक है, जब इसे किसी निकोल प्रिज्म या पॉलीराइड से गुजारा जाता है तो ये जो किरण है ये निकल जाती है और ये वाले कंपन जो बाई अक्ष के अनुदिश हैं ये निकल जाते हैं, लेकिन जेड अक्ष वाले कंपन रह जाते हैं। तो इस तल में कंपन हो रहे हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन ये वाले तल जो जेड अक्ष में कंपन थे, इस तल में जो कंपन हो रहे थे वो रुक जाते हैं। तो जिस तल में कंपन होते हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन होते हैं, उसे कंपन तल कहते हैं। और सेकंड नंबर जब तल जो बनाया है वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन नहीं होते हैं उसे ध्रुवण तल कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में होती है? विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रीजन। तो बच्चों, सबसे पहले पता है आपको किस श्रेणी की खोज हुई थी? बामर श्रेणी। और बामर श्रेणी की खोज इसीलिए हुई थी क्योंकि वह दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो दृश्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी होती है? बामर श्रेणी। अगर ये प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले किस श्रेणी की खोज हुई थी तो उसका भी आंसर है बामर। बच्चों, अगला जो 9th नंबर प्रश्न है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव के मध्य आलेख या ग्राफ खींचिए। डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों, संग्राहक प्लेट को दिया गया वह निश्चित न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट परिभाषा रहने वाली है बोर्ड की दृष्टि से, और ये ग्राफ भी बहुत ज़्यादा है। तो निरोधी विभव V0 और प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से आता है, और यहाँ जो आवृत्ति के अक्ष पर ये काटता है ये दहली आवृत्ति होती है, और ये वाला जो भाग होता है वो कार्यफलन को बताता है। और बच्चों, ये ग्राफ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट? तो बच्चों, एक फॉर्मूला याद रखना है, अगर हमें कुल ऊर्जा मिल जाए और गतिज ऊर्जा पूछे तो गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की नेगेटिव होती है, और जो स्थितिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा की दुगनी होती है। ये दो फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है। तो यहाँ कुल ऊर्जा दे रखी -13.6, तो स्थितिज ऊर्जा पूछी है तो हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा बराबर 2 × कुल ऊर्जा -13.6, तो ये आती है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है 11, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई 0.5 माइक्रोन एवं विभव रोधिका की ऊंचाई 0.8 वोल्ट हो तो पीएन संधि डायोड में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इफ विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड इज 0.5 माइक्रोन एंड
height of potential barrier is 0.8 volt. Then calculate the electric field inside PN junction. तो बच्चों यहाँ पर अवक्षय परत की जो मोटाई है, डिप्लेशन लेयर की मोटाई है 0.5 माइक्रोन है। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर से चेंज करेंगे 10⁻⁻6 मीटर। और विभव रोधिका की ऊंचाई मतलब अवरोधी विभव बी का मान दे रखा है 0.8 वोल्ट। तो हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला है B बराबर E इंटू डी। तो E बराबर B/D। B की वैल्यू है 0.8, D की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁻6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 5 से इसको जब काटेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻6 वोल्ट अपॉन मीटर। मैग्नीशियम में विद्युत चालन का कारण दर्शाने वाला बैंड संरचना चित्र बनाइए। ड्रॉ द बैंड स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम कॉजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो बच्चों मैग्नीशियम एक चालक है, और चालक में क्या होता है कि जो संयोजी बैंड होते हैं और चालन बैंड होते हैं वे अतिव्यापित हो जाते हैं। ये संयोजी बैंड है और ये चालन बैंड है, और ये दोनों अतिव्यापित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान है वो 0 हो जाता है। तो यही धातुओं की, चालकों की या मैग्नीशियम की बैंड संरचना का चित्र है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण प्रेक्षित क्यों नहीं होता है? व्हाई इज द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन साउंड वेव? क्योंकि बच्चों ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, इसी कारण उसमें अनुदैर्घ्य प्रकृति होने के कारण ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना प्रेक्षित नहीं होती है। पहले ये माना जाता था कि प्रकाश तरंगें भी अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है, लेकिन ध्रुवण वो घटना है जिसने सिद्ध किया है कि प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य ना होकर अनुप्रस्थ होती है। 14 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय कक्षा की त्रिज्या 4.77 एंगस्ट्रम है, तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4.77 एंगस्ट्रम, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स फर्स्ट ऑर्बिट। वैसे भी बच्चों हमको पता है फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रम होती है। फिर भी एक फार्मूला ऐसे लिख लें कि अगर किसी भी nवीं कक्षा की त्रिज्या चाहिए तो पहली कक्षा की त्रिज्या इंटू n², ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी कक्षा की त्रिज्या दे रखी है, मतलब R3 दे रखी है, और पहली कक्षा की त्रिज्या पूछी है, तो क्या करेंगे, R3 का मान है 4.77 इंटू R1, और तीसरी कक्षा तो मतलब n बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 को जब भाग लगाएंगे तो R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रम। ये फिक्स होती है, कभी भी आ जाए, यही आंसर इसका लिखना है। अगला प्रश्न है 15, नेज अर्धचालक की क्रिस्टल संरचना का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो नेज अर्धचालक की संरचना वही होती है जो कार्बन की होती है, समचतुष्क फलकीय। 14 चैप्टर का ये क्वेश्चन है, समचतुष्फलकीय संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 16, आकाश तरंग संचरण में सूक्ष्म तरंग क्यों अधिक उपयुक्त है? व्हाई आर माइक्रोवेव्स मोर सूटेबल फॉर स्काई वेव प्रोपेगेशन? क्योंकि सूक्ष्म तरंगों की जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं वो बीम के रूप में चलती हैं और बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं, मुड़ती नहीं है, इसीलिए इनका उपयोग आकाश तरंग संचरण में किया जाता है। प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो बच्चों व्यतिकरण की जो घटना होती है उसमें जो फ्रिंजें होती हैं उनकी चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन विवर्तन की घटना में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई अलग अलग होती है। व्यतिकरण में बनने वाली सभी चमकीली फ्रिंजों की चमक एक समान होती है, लेकिन विवर्तन की घटना में जो चमकीली फ्रिंजें बनती हैं उनकी चमक एक समान नहीं होती है। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई वो चमकीली सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद बनने वाली फ्रिंजों की चमक घटती जाती है। इसी प्रकार जो काली फ्रिंजें बनती हैं व्यतिकरण में
उनकी तीव्रता शून्य होती है, जबकि विवर्तन में उनकी तीव्रता शून्य नहीं होती है। इस तरीके से बच्चों हम इनके अंतर लिखेंगे। नाभिकीय बल की दो विशेषताएं लिखिए। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों पहली विशेषता यह है कि प्रकृति का सर्वाधिक प्रबल बल, प्रकृति का सबसे प्रबल बल ही नाभिकीय बल है, सबसे प्रबल बल है ये। और इसकी जो परास है ये बहुत कम है, मतलब यह लघु परासी है। इसकी रेंज बहुत कम है, ये केवल 10⁻⁻15 मीटर की दूरी तक ही काम करता है। और तीसरा यह है कि ये आवेश पर निर्भर नहीं करता, ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। इस तरीके से बच्चों हम इनके दो विशेषताएं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, समान डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए अल्फा कण एवं प्रोटॉन को त्वरित करने के विद्युत विभव बी अल्फा एवं बी पी का अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द रेशो ऑफ एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी अल्फा एंड बी प्रोटॉन फॉर इक्वल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। तो एक तो अल्फा कण है, ठीक है, और एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो जो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है तो अल्फा कण का द्रव्यमान होगा 4mp। और अगर प्रोटॉन का आवेश qp है, qp है, तो अल्फा कण का आवेश इसका दुगना होता है, ठीक है। अब सूत्र डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अगर वोल्टेज मिल जाए तो लैम्डा बराबर h/√2m/Q/B। h कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है। अगर हमें अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो यहाँ अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का आवेश और अल्फा कण के वोल्टेज रखनी है, जो कि अलग अलग दे रखे हैं। इसी प्रकार अगर हम प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो h/√2m प्रोटॉन Q प्रोटॉन B प्रोटॉन। प्रश्न के अनुसार समान डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, मतलब इनकी प्रश्नानुसार दोनों की तरंग दैर्घ्य कैसी है, बराबर है। प्रश्नानुसार अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य और प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य बराबर है, तो इसको रखेंगे तो h/√2m अल्फा Q अल्फा B अल्फा h/√2m अल्फा, और अल्फा नहीं आएगा, प्रोटॉन Q प्रोटॉन B प्रोटॉन। H से H कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। हमें निकालना है B अल्फा अपॉन बी पी। तो अल्फा को इधर ले जाएंगे तो B अल्फा अपॉन बी पी, ठीक है, और ये मान इधर आ जाएंगे M P Q P अपॉन M अल्फा B अल्फा, M P Q P अपॉन अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना, आवेश दुगुना। QP से QP कैंसिल, MP से MP कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार अनुपात आएगा B अल्फा अपॉन B प्रोटॉन 1:8, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने ये सेकंड फिजिक्स के छोटे छोटे प्रश्न और एक अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखे हैं, और जल्द ही बच्चों आपको इसका चौथा पार्ट भी हम उपलब्ध कराएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।